हाय गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द डार्क ट्रूथ ऑफ द इंडिया सेल मैन्युफैक्चरिंग। देखो गाइस, एक चीज़ समझो, इंडिया के अंदर ना सेल मैन्युफैक्चरिंग आज के डेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अब चाहे आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करो, चाहे आप ग्रीन एनर्जी की बात करो, चाहे आप डेटा सेंटर्स की बात करो, सबके अंदर बैटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बैटरी का जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है दैट इज़ सेल। और सेल की मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो आज की डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक चीज़ बन रही है इंडिया के लिए। देखो गाइस, अब हुआ क्या था ना कि 2022 के अंदर ना अनंत अंबानी ने एजीएम के अंदर रिलायंस की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करी थी कि वो इंडिया के अंदर सेल मैन्युफैक्चरिंग की एक मैसिव गीगा फैक्ट्री लगाने वाले हैं, जिसके अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की जाएगी। और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया जो है ना, वो अपने खुद के सेल्स को खुद ही मैन्युफैक्चर कर पाएगा और गोइंग फॉरवर्ड किसी और कंट्री के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। लेकिन हुआ क्या, 4 इयर्स के बाद आज 2026 के अंदर आते आते आज ये सिचुएशन आ चुकी है कि रिलायंस जो है ना, वो चाइनीज सप्लायर्स के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है और वो उनसे इंपोर्ट कर रहा है ये सारे सेल्स को। लेकिन ऐसा क्या है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के अंदर जो वो इंडिया के अंदर नहीं कर सकते? दैट इज समथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो चलो गाइस, सबसे पहले बैटरी की वैल्यू चेन को अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि तभी हमें समझ आ पाएगा कि प्रॉब्लम एक्चुअली इतनी बड़ी क्यों है। देखो, एक चीज समझो, सबसे पहले आएंगे इनके रॉ मटेरियल्स। अब रॉ मटेरियल के अंदर क्या आता है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेटल्स जो यूज होते हैं सेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। लाइक फॉर एग्जांपल लिथियम, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, ये सारे के सारे मेटल्स जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब ये मेटल्स मेजरली मिलते कहाँ पर हैं? या तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर माइन किए जाते हैं या फिर ये साउथ अमेरिका के अंदर किए जाते हैं। अब उसके बाद क्या है, जैसे ये माइन कर लिए जाते हैं ना, इनके अंदर होती है बहुत सारी इम्प्योरिटीज़, तो इनको लेकर आया जाता है चाइना के अंदर, क्योंकि चाइना के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिफाइनरीज हैं जो इन सारे मेटल्स को प्रोसेस करती हैं और इनको बैटरी ग्रेड मेटल्स और केमिकल्स के अंदर कन्वर्ट कर सकती हैं। तो सबसे पहले इनको लेकर आया जाएगा चाइना, और चाइना में ये सारी रिफाइनिंग की जाएगी। अब हो क्या रहा है ना, पूरे वर्ल्ड ओवर के अंदर जितनी बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइना के पास है, वो किसी के पास भी नहीं है। तो पूरा वर्ल्ड जो है ना, वो आज की डेट में मेजरली चाइना पे डिपेंड करता है अगर उनको ये सारे मेटल्स अगर चाहिए तो। और आप ये चीज़ समझ लो, आज की डेट में ना, ये जितने भी मेटल्स हैं और ये जितने भी इनकी एप्लीकेशंस जो है बेसिकली, वो पूरे किसी भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री की आप बात कर लो, सबके अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है। चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर लें, चाहे वो डेटा सेंटर्स की बात कर लें, चाहे वो डिफेंस सिस्टम्स की बात कर लें, चाहे वो एआई की बात कर लें, इन सब के अंदर बैटरी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो मेटल जो कंट्री इन मेटल्स को कंट्रोल करेगी, वो पूरे वर्ल्ड के अंदर एनर्जी को कंट्रोल करने वाली है गोइंग फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेकेड्स। तो दैट इज द गेम विच चाइना इज प्लेइंग टुडे। अब हो क्या रहा है ना, चाइना के हाथ में, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी रिफाइनिंग इनके हाथ में। अब वाई रिफाइनिंग इज सो इंपॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप एक चीज़ समझो, होता क्या है ना, इनके अंदर अगर थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज़ रहती हैं, इम्प्योरिटीज़ के अंदर क्या होता है कि और छोटे छोटे ट्रेस अमाउंट्स के अंदर दूसरे मेटल्स हो सकते हैं। अगर दूसरे मेटल्स अगर ट्रेस अमाउंट्स में भी रहेंगे, तो होता क्या है ना कि इनकी जो सेल की जो कैपेसिटी होती है बेसिकली, या उसके थ्रू जो ईल्ड निकलती है, वो काफ़ी कम हो जाती है और उसके अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। इसलिए वन थिंग इज़ वेरी वेरी क्लियर कि इनको पहले बैटरी ग्रेड केमिकल की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिथियम की बात करता हूँ, तो लिथियम कार्बोनेट या लिथियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। मैंगनीज का मैंगनीज सल्फेट में उसको कन्वर्ट करते हैं, या फिर कोबाल्ट है उसको भी कोबाल्ट सल्फेट, और निकल है उसको भी निकल सल्फेट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब गाइस, एक चीज़ समझो, एज एन इन्वेस्टर और एज अ फाइनेंस प्रोफेशनल, हमें एक एक केमिकल को अंडरस्टैंड, तो मतलब उनके एक एक केमिकल को हमें अच्छे से समझने की नीड तो नहीं है कि हम उनकी सारी केमिस्ट्री को समझें, बट हमें एक ब्रॉडर आइडिया ज़रूर होना चाहिए कि हाउ दिस सेक्टर इज एक्चुअली वर्किंग एंड व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट पार्ट आता है कि बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। बैटरी मैन्युफैक्चर करने के लिए ना, दो कंपोनेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। एक होता है कैथोड और दूसरा होता है एनोड। कैथोड जो होता है ना, वो सबसे एक्सपेंसिव पार्ट होता है पूरी बैटरी का, क्योंकि इसके अंदर ये जितने मैंने आपको ये मेटल्स के बारे में बताया था, इनको कन्वर्ट किया जाता है कैथोड के अंदर। और दूसरी चीज़ होती है एनोड। ठीक है, एनोड के अंदर बेसिकली हम ग्रेफाइट को यूज कर सकते हैं। और साथ में आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट बेसिकली क्या रहता है कि जो करंट को पास करने में हेल्प करता है, बेसिकली दैट इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रोलाइट। तो एक बेसिक ब्रॉडर आइडिया हम समझ लेते हैं कि एक बैटरी के अंदर ना क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। अब द नेक्स्ट थिंग दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि ऐसा क्या है इसके अंदर कि हम इसको सेल मैन्युफैक्चरिंग को हम कर नहीं पाते, एंड इट इज सो डिफिकल्ट कि आज की डेट में चाइना के ऊपर पूरे वर्ल्ड को टेक्नोलॉजी के लिए डिपेंडेंट होना पड़ रहा है। गाइस, एक चीज़ समझ लो, देखो, सेल एक
सिंगल सेल बनाना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। सिंगल सेल बनाया जा सकता है, मल्टीपल सेल्स भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन आज की डेट में जितने शेयर अमाउंट ऑफ सेल्स की रिक्वायरमेंट है टू कंडक्ट द टास्क दैट वी आर डूइंग, उसके अंदर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड टुगेदर। तो होता क्या है ना, इतने सारे सेल्स अगर एक साथ कनेक्ट किए जाएंगे तो उसके थ्रू क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। एक होती है सेल की ईल्ड। होता क्या है ना कि इतने सारे सेल्स को अगर आप इकट्ठा कनेक्ट करते हो तो आपकी ना ईल्ड जो है, जो आपकी एनर्जी जो है, जो उसके थ्रू आप जनरेट कर सकते हो, वो बेसिकली बहुत डिपेंड करता है कि उसकी ईल्ड कितनी आ रही है। बहुत सारी कंपनीज जो है वो सेल को कनेक्ट तो कर सकती हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो कर सकती हैं, कनेक्ट भी कर सकती हैं बहुत सारे सेल्स को, लेकिन होता क्या है, उनकी ईल्ड हो जाती है 50-60%। लेकिन अगर मैं वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स की बात करूं, जो चाइना के अंदर आज की डेट में जो सेल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, इनकी ईल्ड जो आ रही है ना वो 90% प्लस आती है। तो क्योंकि ईल्ड इनकी ज़्यादा है तो डेफिनेटली दीज कंपनीज हैव टेक्निकल एडवांटेज। हुआ क्या है ना, चाइना जो है वो लास्ट 20-30 ईयर्स से इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर ना वर्क कर रहा है और उसको अंडरस्टैंड कर चुका है और साथ में इसको काफ़ी हद तक परफेक्ट भी कर चुका है। मतलब एक होता है ना कि जितनी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते थे वो सारी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस वो सब कुछ लगा चुका है और उसके बेसिस पर वो आज उन्होंने एक ऐसी फ्लॉलेस टेक्नोलॉजी को बिल्ड कर लिया है जिसके थ्रू जितनी वो लोग ईल्ड जनरेट कर पा रहे हैं उतना वर्ल्ड ओवर के अंदर कोई भी नहीं कर पा रहा। दूसरी चीज़ समझो होती क्या है, इतने सारे सेल जब एक साथ आएंगे ना तो होगा क्या, बहुत सारी हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है, फिर उनको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या है ना, टेक्नोलॉजिकल एडवांटेज बहुत ज़्यादा है चाइना के पास इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब लॉजिकली एक बात सोचो, मान लो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसके अंदर एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ सेल्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, उनका पूरा एक सिस्टम पूरा क्रिएट करना पड़ता है। अब एक बात समझो, अगर वो ज़्यादा हीटअप हो गए तो अगर उनकी ईल्ड तो डेफिनेटली कम आएगी, ईल्ड कम आएगी तो परफॉर्मेंस कार की कम हो जाएगी, परफॉर्मेंस कम हो जाएगी और गलती से अगर टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो सेल की क्वालिटी खराब हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है, अगर एक्सेसिव कोई सिनारियो आ गया तो फायर भी आ सकती है, फायर भी लग सकती है पूरे व्हीकल के अंदर, तो अल्टीमेटली ये एक सेफ्टी हैजर्ड भी हो सकता है। तो इसी वजह से ना हो क्या रहा है कि सारी कंट्रीज जो है ना आज की डेट में चाइना के ऊपर, उसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब चाइना के अंदर जो मेजर कंपनीज है, लाइक फॉर एग्जांपल CATL करके कंपनी है, BYD है, ये सारी कंपनीज ने क्या किया है ना, डेकेड से इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी को होन करने के अंदर लगे हुए हैं एंड दैट इज व्हाई दे हैव अ डिस्टिंक्ट एडवांटेज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री और रादर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। चलो ये सब थोड़ी सी ना बैटरी की टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखो एक चीज़ समझो, एक सेल बना और उसके थ्रू हमने बहुत सारे सीरीज के अंदर सेल्स को लगा दिया तो उसको बोला जाता है कि ये एक मॉड्यूल है, ठीक है। तो मतलब कलेक्शन ऑफ सेल्स को हम बोल देंगे एक मॉड्यूल, ठीक है। फिर क्या होता है, बहुत सारे मॉड्यूल्स को एक साथ कनेक्ट किया जाता है तो उसको बोलते हैं बैटरी पैक। अब देखो नेक्स्ट जो टर्म हम डिस्कस करने वाले हैं ना वो है बैटरी पैक की मैन्युफैक्चरिंग। देखो उसके अंदर क्या आता है, देखो एक लॉजिकली एक बात समझो, जब हमने कुछ ही सेल्स लगाए हैं, ठीक है, जिसको हमने बोला कि ये एक मॉड्यूल है। अब मॉड्यूल के अंदर क्योंकि कम ही सेल्स हैं तो फिर कम ही सेल्स होंगे, पहली बात तो वो कम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे, दूसरा फिर उसके अंदर हीट भी कम ही प्रोड्यूस होगी, इसलिए वहाँ पर ना फायर के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं। लेकिन वही वाली बात होगी ना, जब पावर भी कम है तो फिर फायर भी या हीट भी इतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होगी तो इतनी वहाँ प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है ना, जब हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैटरी पैक को आप इकट्ठा कर देते हो ना तो एक बनता है बैटरी पैक। अब बैटरी पैक के अंदर ना क्योंकि इतने सारे मॉड्यूल्स हैं और एक एक मॉड्यूल में कितने सारे सेल्स हैं, होता क्या है ना, ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब यहाँ पर क्या है, क्योंकि इतने सारे सेल्स हैं तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर पाएंगे, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे तो हीट भी प्रोड्यूस हो सकती है। तो होता क्या है ना, यहाँ पर ना इसके अंदर काफ़ी सारा ना इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि होगा क्या, यहाँ पर इन्हें सेंसर्स चाहिए। देखो सेंसर्स क्यों चाहिए होते हैं, लॉजिकली एक बात सोचो, अगर मान लो इतने सारे सेल्स एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो पहली बात तो उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, वहाँ पे सॉफ्टवेयर भी चाहिए। सेंसर्स क्या करेंगे, कहीं ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है तो ये पहले ही बता दें कि हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। अगर ज़्यादा हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी तो ये लोग क्या करेंगे कि पहले से ही उसको रेक्टिफाई कर देंगे, नहीं तो सेल्स ख़राब हो जाएंगे या फिर सेल्स की जो लाइफ है ना वो काफ़ी कम हो जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है या वोल्टेज कितनी है, ये सारे फैक्टर्स के बारे में हमें सेंसर्स के थ्रू पहले से ही पता चल जाए। और फिर एक होता है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, वो बेसिकली पूरा इसको इंटीग्रेट करता है जिससे कि सारे के सारे एक साथ इंटीग्रेट होकर एक ओवरऑल हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि ओवरऑल क्या हर चीज़ ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही।
तो होता क्या है, बैटरी पैक्स जो मैन्युफैक्चरिंग है ना, उसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। गाइज आई विल टेल यू इन डिटेल कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो रहा है गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि रिलायंस जो है ना, उसने क्या सोच के अपने बिजनेस को करना स्टार्ट किया था, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड आज वो किस लेवल पर आ चुका है, और ये सारी की सारी टर्म्स उस पॉइंट ऑफ टाइम पर डिटेल में आएंगी। नाउ गाइज हमको ये तो समझ आ गया कि बैटरी पैक क्या होता है और उसको मैन्युफैक्चर किस तरीके से किया जाता है और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रहते हैं। अब लास्ट और उससे इंपॉर्टेंट चीज की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज बेस या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। गाइस आज की डेट में हो क्या रहा है ना, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो चुका है और ये बहुत सारी मल्टीपल इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि बेस है क्या। देखो जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर बहुत सारे सेल्स को कंबाइन करेंगे तो एक मॉड्यूल बनेगा, मॉड्यूल्स को कंबाइन करेंगे बहुत सारे तो बैटरी पैक बनेगा, और हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ बैटरी पैक्स को जब कनेक्ट कर दोगे तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बनेगा बेस या बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। अब ये किस तरीके से काम करता है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट पार्ट। गाइस एक बात समझो, होता क्या है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं। ग्रीन एनर्जी के अंदर आज की डेट में क्या आ रहा है, एक तो विंड एनर्जी आता है और एक सोलर एनर्जी आता है। सबसे पहले चलो सोलर एनर्जी की बात करते हैं। देखो आपको पता है कि सोलर एनर्जी जो है ना, वो दिन के टाइम पर ज़्यादा प्रोड्यूस होती है, ठीक है, और रात के टाइम पे जब सन नहीं है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। लेकिन होता क्या है, हमें भी पता है कि रात के टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और दिन के टाइम पे उतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती, मतलब मॉडरेट रिक्वायरमेंट रहती है बट उतनी नहीं रहती, ठीक है। अब होता क्या है ना, अब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जितनी भी एनर्जी हम क्रिएट कर पा रहे हैं सोलर के थ्रू, हम उसको कहीं स्टोर नहीं कर पा रहे थे अभी तक, तो इसकी वजह से क्या होता है, वो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी जो थी ना वो वेस्ट हो जाती थी। लेकिन अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के थ्रू क्या हुआ है ना, हम क्या करते हैं कि उस सारी एनर्जी को जो आफ्टरनून के अंदर जैसे बहुत पीक पे जब सन होता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सबसे मैक्सिमम एनर्जी प्रोड्यूस हो पाएगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो पाएगी, हम क्या करेंगे उस इलेक्ट्रिसिटी को बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के अंदर स्टोर कर लेंगे, ठीक है। फिर रात के टाइम पे क्या होगा, जब जिस टाइम पे सोलर एनर्जी नहीं मिल पा रही है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसको डिस्चार्ज करके हम इसको यूज कर पाएंगे, जिससे हम उसकी एनर्जी की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन को कर सकें। सिमिलर में विंड एनर्जी भी होगी, जिस टाइम पे विंड ज़्यादा चल रही है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी तो हम उसको बेस के अंदर ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं। अगर विंड नहीं चल रही है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम बेस के थ्रू एनर्जी को डिस्चार्ज करेंगे और उस टाइम पे हम इसको यूज किया जा सकता है, जिससे हम अपनी एनर्जी को एफिशिएंटली यूज कर पाएं। दैट इज द पर्पस ऑफ बेस। और देखा जाए तो ये बेस जो है ना आज की डेट में बहुत सारी इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज किया जा रहा है। देखो सबसे पहले एक बात समझो, डेटा सेंटर्स का बहुत बड़ा बूम है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब डेटा सेंटर्स के अंदर हर मूवमेंट इतनी मैसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। अब वहां पर अगर रिन्यूएबल एनर्जी चल रही है तो साथ साथ आपको वहां पे बेस सिस्टम भी चाहिए, क्योंकि वहां पर तो एक मिनट के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी बंद नहीं हो सकती, अदरवाइज पूरा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हमें इस बेस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ रही है। आज रिलायंस जो है ना एक्चुअली वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है बेस के अंदर, बेसिकली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर बहुत मैसिवली वर्क करने की कोशिश कर रहा है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो गाइस आई होप आपको बैटरी की पूरी वैल्यू चेन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब एक बार रिलायंस की स्टोरी पे वापस चलते हैं। गाइस कोविड के बाद ना 2022 के अंदर रिलायंस ने एक बात सोची कि इंडिया के अंदर ना सेल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना हम अपनी कंट्री के अंदर ही करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है गोइंग फॉरवर्ड रिन्यूएबल एनर्जी और ये सारे जितने भी सिस्टम्स हैं इनको अगर एग्जीक्यूट करना है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स वगैरह का फ्यूचर अगर हम देख रहे हैं तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर हर चीज़ के अंदर बैटरी की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो अगर इंडिया बैटरी खुद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाई तो वो वर्ल्ड के ऊपर पूरे टाइम डिपेंडेंट ही रहेगी, स्पेसिफिकली चाइना। रिलायंस ये नहीं चाहता था, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम क्या करेंगे, जामनगर के अंदर ना अपनी खुद की एक गीगा फैक्ट्री सेल मैन्युफैक्चरिंग की बनाएंगे और उसके अंदर बहुत ही मैसिव इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले तो ऐसी कुछ कंपनीज को बाय आउट करना शुरू कर दिया जिनके पास सेल मैन्युफैक्चरिंग की कुछ टेक्नोलॉजीज थी। लेकिन साथ साथ उन्होंने क्या किया, जो चाइना की सबसे बड़ी सेल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है CATL, उससे डायरेक्टली बात करनी स्टार्ट कर दी कि हमें ना आप अपनी सेल मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी को पास ऑन करो या हमको लाइसेंस दो, जिससे कि हम लोग भी अपनी कंट्री के अंदर ना इसको प्रोड्यूस कर पाएं और उसके बेसिस पर हम आपको रॉयल्टी पे करेंगे। लेकिन हुआ क्या, ये जितने भी अटेम्प्ट थे, उनकी जितनी भी नेगोशिएशंस हुई वो सारी की सारी फेल हो गई और CATL ने प्रॉपरली मना कर दिया कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को आपको ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। जब उन्होंने ये बोलना शुरू कर दिया, बेसिकली दिस वाज 22-23, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर रिलायंस को ये चीज़ समझ आ गई कि CATL जो है ना वो डायरेक्टली तो किसी भी पर्टिकुलर अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने के लिए तो रेडी नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया, उनकी छोटी छोटी कंपनीज, चाइना के अंदर रिलेटिवली जो थोड़ी छोटी कंपनीज थी उनके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया कि चलो उनके साथ थोड़ा सा टाई अप करने की कोशिश करते हैं जिससे कि हमें थोड़ी टेक्नोलॉजी मिल सके। देखो गाइस एक चीज़ समझो,
ऐसा नहीं है कि सेल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, सेल मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है, लेकिन ईल्ड जो है ना, इतनी मैसिव मिलियंस ऑफ सेल्स अगर एक साथ जुड़ेंगे तो उनको कोऑर्डिनेट करना और उनके थ्रू ईल्ड जनरेट करना और सेफ्टी मेजर्स को भी ध्यान रखना, उसके अंदर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है। अब ये टेक्नोलॉजी इंडिया में भी डेवलप हो सकती है, लेकिन इसके अंदर 10-15 ईयर्स फिर लग जाएंगे। और इंडिया के अंदर आज की डेट में यू ऑलरेडी अंडरस्टैंड कि जिस लेवल पर आज की डेट में ये सारी चीज़ें ईवी हो गया, डेटा सेंटर्स हो गया, या फिर जितने भी एआई हो गया, या फिर आप डिफेंस सिस्टम्स की बात करो, हर जगह पर ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। अभी 10-15 ईयर्स का टाइम जो है ना, वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। एंड दैट इज़ वाई इंडिया को आज की डेट में सबसे पहले इनके थ्रू टेक्नोलॉजी थोड़ी सी ट्रांसफ़र करके सीखनी पड़ेगी। बट वही वाली बात है ना, चाइना जो है वो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन पॉलिसीज़ के लिए कि हम अपनी टेक्नोलॉजी का ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। देखो गाइस, एक चीज़ समझो, चाइना ने ना ग्रो भी इसी बेसिस पर किया है, क्योंकि यूएसए ने पहले अपनी सारी टेक्नोलॉजी इनको ट्रांसफ़र करी थी। इन्होंने क्या किया, उस टेक्नोलॉजी को पहले सीख लिया और उनसे ज़्यादा मास स्केल पे खुद वर्क करने लग गए और आज उन टेक्नोलॉजीज़ को खुद ही डोमिनेट करके बैठे हुए हैं। तो चाइना को ना ये बात पता है कि आज इंडिया भी उनकी टेक्नोलॉजी को लेकर अपनी स्केल को बहुत डोमिनेंट बना सकता है, जिसकी वजह से चाइना को आगे जाके प्रॉब्लम आ सकती है। तो चाइना जो है ना, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इन बातों के अंदर कि हम अपनी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो रिलायंस ने पहले पूरी कोशिश करी कि किसी भी तरीके से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो पाए, लेकिन वो टेक्नोलॉजी नहीं ट्रांसफ़र कर रहे। फिर उन्होंने क्या किया, चलो बड़ी कंपनी नहीं कर रही, छोटी कंपनी के साथ थोड़ा शुरुआत करते हैं। बेसिकली कुछ और कंपनीज के साथ भी टाई अप करने की कोशिश करी, लेकिन इतने में अक्टूबर 2025 के अंदर, आपको पता ही है लास्ट ईयर काफ़ी ट्रेड वॉर्स भी चलती रहीं और साथ में काफ़ी ऑपरेशन सिंदूर भी रहा और चाइना के साथ भी रिलेशंस थोड़े से और ख़राब थे। उस पॉइंट ऑफ टाइम पर चाइना ने अक्टूबर 2025 के अंदर क्लियरली ये बात बोल दी कि हम ना अपनी किसी भी टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं करने देंगे, टोटल बैन लगा दिया उसके ऊपर। अब एक बात बताओ, अब वो टोटल बैन ही लगा देंगे तो इसका इम्पैक्ट इंडियन कंपनी के ऊपर क्या आएगा, रिलायंस के ऊपर आज की डेट में क्या आएगा। अब रिलायंस ने अपनी एजीएम के अंदर, देखो अगस्त 2025 के अंदर भी ना रिलायंस ने ना ये बोला था कि हम आगे पूरा फोकस कर रहे हैं सेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम तक आते आते ना ये लोग कर क्या रहे हैं, इन्होंने सीधे सीएटीएल से बात करनी स्टार्ट कर दी है कि कोई बात नहीं यार, आप ना सेल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो आप खुद कर लो, लेकिन हमें इंपोर्ट करने दो आपसे वो वाले सेल्स। देखो होता क्या है ना, अब वो चीज़ समझो कि सेल मैन्युफैक्चरिंग जो है ना, पूरी वैल्यू चेन के अंदर ना सबसे बड़ा पार्ट जो है ना वो सेल मैन्युफैक्चरिंग का है। मतलब एक चीज़ समझ लो, अगर पूरी वैल्यू चेन में अगर 100 रुपीज़ अगर जनरेट किए जाते हैं ना, तो 40 to 50 रुपीज़ जो है ना वो सेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही जनरेट होते हैं। तो जो कंट्री जो है ना वो सेल मैन्युफैक्चरिंग को डोमिनेट करेगी, वो इस पूरे रेवोल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा बेनिफिट कमाएगी। रिलायंस यही चाहती थी कि वो खुद ही जनरेट करे, जिससे सारा प्रॉफिट उनके पास रहे, लेकिन क्योंकि चाइना ने उसके ऊपर ब्लैंकेट बैन ही लगा दिया है, तो टेक्नोलॉजी तो ट्रांसफ़र हो नहीं सकती इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो क्या रहा है ना, क्योंकि अब सेल जो है ना हमें बाहर से ही इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। इसका मतलब अगर इंडिया में कोई भी ईवी बूम आएगा, इंडिया में कोई भी डेटा सेंटर बूम आएगा, तो इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको होगा, चाइना को ही होने वाला है, क्योंकि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी नहीं देने वाली। दूसरी चीज़, तो फिर अभी रिलायंस इस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या कर रही है, सेल मैन्युफैक्चरिंग तो कर नहीं पा रहे। उनका मेजर फोकस ये है कि हम बैटरी पैक्स बनाएं, जो मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारे ये सेल्स तो ये लोग देंगे, टेक्नोलॉजी तो ये लोग ट्रांसफ़र करेंगे, पूरा बना कर दे देंगे। इंडिया क्या करेगा, उन सारी चीज़ों को कंबाइन करके बैटरी पैक्स बनाएगा, फिर बहुत सारे बैटरी पैक्स को कंबाइन करके वो BESS को बनाएगा, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स को बनाएगा। उसके देखो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के अंदर भी ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसर्स भी रहते हैं, वहाँ पर सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि पूरा इंटीग्रेशन चाहिए, वहाँ कूलिंग सोल्यूशंस भी चाहिए क्योंकि इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, तो उसके अंदर कूलिंग सोल्यूशंस भी इनको देने पड़ेंगे। तो इसके अंदर भी वैल्यू चेन के अंदर काफ़ी चीज़ें आप कमा सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। वैल्यू यहाँ भी जनरेट की जा सकती है, बट मैक्सिमम वैल्यू जनरेशन जो थी वो सेल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ही थी। और एक चीज़ और, नो मैटर व्हाट वी डू, चाहे हम कुछ भी कर लें, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर चाइना के ऊपर हमेशा डिपेंडेंसी बनी ही रहेगी, क्योंकि सेल मैन्युफैक्चरिंग तो चाइना ही कर रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। और गाइस, ये बात सिर्फ रिलायंस तक लिमिटेड नहीं है, इंडिया के अंदर बाकी भी जितनी भी कंपनीज हैं जो आज की डेट में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग या इससे रिलेटेड कोई भी काम कर रही हैं, वो सारी की सारी चाइना की टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट है। अब चाहे आप बात करो एक्साइड या अमारा राजा, इंडिया की सबसे बड़ी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, ये क्या कर रही है, बेसिकली पूरे इंडिया के अंदर ईवी कार्स और 2 व्हीलर्स के अंदर, दोनों के अंदर बैटरीज को मैन्युफैक्चर कर रही हैं। अब ये लोग भी कैसे क्या कर रहे हैं, किस तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इनके भी जॉइंट वेंचर्स हैं बेसिकली चाइनीज कंपनीज के साथ। अब यही मैं बात करूं अगर मारुति सुजुकी की,
तो जैसे ई विटारा हो गई या टाटा भी आज की डेट में जितनी भी ईवी व्हीकल्स लेकर आने वाला है गोइंग फॉरवर्ड, इनको भी या तो इन कंपनी से इन सेल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ये फिर आगे की मैन्युफैक्चरिंग खुद कर सकते हैं। बट कोई भी आज की डेट में अपने आप मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहा। देखो आइडियल सिनारियो तो यही रहता कि इंडिया जो है ना वो कुछ टाइम पहले से इस बात को समझती कि ईवी जो है ना इट इज़ गोइंग टू बी द फ्यूचर, और उसके बेसिस पर ये सारी कंपनीज थोड़ा R&D पे साथ साथ खर्चा करती रहती। लेकिन इंडिया के अंदर ना गाइस R&D पे कभी भी फोकस नहीं किया जाता। और आज टुडे बिकॉज द वर्ल्ड हैज़ बिकम क्वाइट आइसोलेटेड, देखो पहले के टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का टाइम था, सब अपनी अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क कर रहे थे। लेकिन आज की डेट में हर कंट्री ने ना क्या करना शुरू कर दिया है, अपनी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर ना डोमिनेट करना स्टार्ट कर दिया है उसके थ्रू। बेसिकली वही है कि जिसके पास जो चीज़ है वो उसके थ्रू वो डोमिनेट कर रहा है और अपनी बार्गेनिंग पावर को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने R&D पे फोकस नहीं किया एंड दैट इज वाई इंडिया इज पेइंग डियरली एज ऑफ दिस मोमेंट। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब गाइस देखो ऐसा नहीं है कि चाइना के ऊपर हम और चीज़ों पे डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन बैटरी जो है ना वो आज की डेट में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि हर इंडस्ट्री के अंदर ये बहुत ही पिवटल रोल प्ले कर रही है। तो इसीलिए आज की डेट में इसके ऊपर डिस्कशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था और आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।